हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। इस वीडियो में आप समझेंगे कि फाइनेंशियल डिसीजन होता क्या है और साथ में ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लास्ट वीडियो में जो पहली वीडियो बनाई थी मैंने आपकी इस चैप्टर की, चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, क्लास 12 की, उसमें मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है और उसके रोल क्या है। ठीक है, और यहाँ पे समझने वाले ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सिंगल में आपको वन वर्ड में आंसर दे देना है। कभी भी आपसे पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो आपने आंसर देना है कि मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर वैल्यू। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन पर्पज़ ही क्या होता है ओवरऑल। देखो, ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे होते हैं, पर अगर सिंगल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ होता है। ठीक है, शेयर होल्डर जिसने पैसा लगाया है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट देना, वो एक कंपनी का क्या होता है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक ऑब्जेक्टिव होती है। उसके बाद फाइनेंशियल डिसीजन की बात करें, फाइनेंशियल डिसीजन अलग है, फाइनेंशियल डिसीजन की बात करें इसका मतलब हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक बेटर वे से करने के लिए कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल डिसीजन कहते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बताते हैं कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है, कौन सी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है सही रहेगा, फ्यूचर एसेट में इन्वेस्ट करना है या करंट एसेट में। फाइनेंशियल डिसीजन बताता है कहाँ से हमें फंड रेज करना है, डेट से रेज करना है या इक्विटी से रेज करना है। ये सब बताता है हमें डिविडेंड डिसीजन, जो कि बताता है हमें रिटर्न जो है रिटेन अर्निंग के फॉर्म में हमें पैसा बचा के रखना है, रिटेन करना है पैसे को, या डिस्ट्रीब्यूट करना है जिसमें शेयर होल्डर में। तो कितना पैसा बांटना है, कितना अपने पास रखना है, ये डिविडेंड डिसीजन बताता है। यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे कि फिक्स्ड एसेट में टोटल कैपिटल का अगर कुछ प्रोपोर्शन, जितना प्रोपोर्शन हम फिक्स्ड एसेट में लगा रहे हैं तो उसे बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और टोटल कैपिटल का जितना प्रोपोर्शन करंट एसेट को में लगाने की बात करें तो उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। यहाँ तक कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। ये स्पीड में वीडियो बनाने का मतलब यही है कि ये शॉर्ट रिवीजन नोट्स की तरह आपको करवाया जा रहा है, ताकि आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ें हेल्प करें। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद बता रखा आपको यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो इन तीनों डिसीजन को पे इम्पैक्ट डालते हैं। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लिया जाए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कब, कैसे हम डिसाइड करें कि करंट एसेट में पैसा लगाना है या फिक्स्ड एसेट में लगाना है, कैसे हम डिसाइड करें कि पैसा कहाँ से रेज करें, बोर्ड से या ऑनर से, कैसे हम डिसाइड करें कि डिविडेंड डिसीजन हमें क्या कहते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है वो कितना हमें करना है या रिटर्न कितना अपने पास रखना है, कैसे डिसाइड करें। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, जहाँ पे कुछ फैक्टर बता रखे हैं। कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट बता रखे हैं यहाँ पे। कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट क्या बताता है कि भैया यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 प्रोजेक्ट है, ठीक है, ए और बी। तो कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब हो गया कि कहाँ से आपका जल्दी पैसा आएगा। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको रेगुलर पैसे मिलने वाले हैं, हर महीने हर दिन आपको पैसे देगी सामने वाली पार्टी। ठीक है, आप सेल कर रहे हो रेगुलर डेज में, तो रेगुलर में वो साथ के साथ पेमेंट कराती जा रही है। दूसरा केस है कि प्रोजेक्ट बी में जहाँ पे आप सेल कर रहे हो, ठीक है, बट सामने वाली पार्टी 1 महीने बाद या 2 महीने बाद पेमेंट करा रही है, इरेगुलर इनकम रिसीविंग हो रही है यहाँ पे। तो जहाँ पे आपको रेगुलर होगा, कैश फ्लो यहाँ पे अच्छा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप वहाँ पे उस प्रोजेक्ट पे क्या करेंगे, पैसे लगाएंगे। उसके बाद ROI बात करता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से मान लेते हैं ए और बी 2 प्रोजेक्ट है। अब जहाँ पे रिटर्न का मतलब है कि आपने जितने पैसे लगाए उससे कितना परसेंट बढ़ के आपको मिलने वाला है। मतलब तो 100% आपने पैसे लगाए तो उसमें 9% बढ़ेगा। एक प्रोजेक्ट ऐसा है और दूसरा प्रोजेक्ट है जहाँ पे 10% बढ़ेगा 100% पे। तो ऑब्वियस बात है कि सामने से देखने से पता चलता है कि यहाँ पे 9% है, यहाँ पे 10% है। तो सीधा सा जहाँ पे प्रॉफिट आपको ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे पैसे लगाओगे ना, तो यहाँ पे ये आ गया। फिर तीसरी बात कहता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में ये दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। यहाँ पे आप कैश फ्लो पोजीशन को भी देखेंगे और ROI को भी देखेंगे, यहाँ पे ये बता रखा है। दूसरी बात कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में ये कुछ फैक्टर बता रखे हैं कि हम कहाँ कैसे डिसाइड करें कि बोरोड फंड से कैसे लेना है, मतलब डेट से पैसे लेने हैं और या इक्विटी से लेने हैं, ये क्या प्रोपोर्शन उसका रहेगा। पहली बात करते हैं कॉस्ट की बात करते हैं कि डेट और इक्विटी। यहाँ पे डेट क्या बताता है कि डेट की कॉस्ट ज़्यादा है या इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा है। भाई आपको पता होगा कि किसी भी फंड्स को रेज़ करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई फंड रेज़ नहीं होता।
अगर आप मार्केट में कोई स्कूटी, बाइक या कार कुछ भी लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको कुछ वो लोन लेने के लिए भी आपको कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। सेम है यहाँ पे डेट, अगर मान लेते हैं आप पैसे बोरो कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट मतलब वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, जैसे फाइल चार्ज होता है वहाँ पे, है ना। तो डेट में क्या होगा, डेट में भी कुछ, डेट को इशू करने में भी कुछ कॉस्ट खर्च होती है, इक्विटी में भी को भी इशू करने में कुछ कॉस्ट खर्च होती है। बट ऐसा माना जाता है कि इक्विटी में कॉस्ट ज़्यादा खर्च होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और बहुत सारे प्रोस्पेक्टस इशू करना, इस तरह के खर्चे होते हैं, तो इक्विटी को ज़्यादा कॉस्टली माना जाता है। अगर हम इस एग्जांपल को लें तो इक्विटी अगर ज़्यादा कॉस्टली है तो ऑब्वियस बात है कंपनी किसी तरफ जाएगी, डेट से पैसे बोरो करेगी, डेट से फंड बोरो करेगी। दूसरी बात कहते हैं कि यहाँ पे रिस्क फैक्टर जो है जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे कंपनी नहीं जाएगी। अब रिस्क फैक्टर किसकी तरफ से बोल रहे हैं भाई, यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। क्योंकि कंपनी क्या है, कंपनी के लिए जो डेट है वो कम रिस्की है, वो ज़्यादा रिस्की है, और इक्विटी क्या है, कम रिस्की है। क्योंकि इक्विटी वालों को तो पैसा अगर नहीं भी दिया तो काम चल जाएगा, पर डेट वालों पे को क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, जो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो देना ही पड़ेगा डेट को। तो यहाँ पे ये कौन सी है, डेट जो है वो हाईली रिस्की है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी कम रिस्की है। तो ऐसे टाइम पे यहाँ इक्विटी पे ज़्यादा पैसे लगाएंगे वो, मतलब सॉरी इक्विटी से फंड्स ज़्यादा लेंगे इस कंडीशन में। तीसरा कहता है कि यहाँ पे कैश फ्लो पोजीशन से हम आगे, यहाँ पे अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो वो डेट की तरफ जाएगा। ऐसा क्यों है, तो ईजिली इंटरेस्ट पे कर पाएगा, ठीक है। जहाँ पे अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो इक्विटी की तरफ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है भैया मेरे पास पैसा है नहीं, भरोसा है नहीं, इंटरेस्ट पे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद फोर्थ बताता है कंट्रोल कंसिडरेशन बताता है कि ऑनरशिप राइट कंपनी अपने पास रखना चाहती है या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। क्योंकि आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर जो भी हैं वो ऑनर होते हैं कंपनी के। तो अगर इक्विटी कंपनी कंट्रोल कंसिडरेशन मतलब अपने पास कंट्रोल ज़्यादा रखना चाहती है तो डेट पे वो पैसा ज़्यादा लगाएगी और इक्विटी पे कम लगाएगी। इसके बाद कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट क्या बताता है कि जैसे मैंने बताया कंपनी को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये सब काफ़ी सारे खर्चे करने पड़ते हैं इक्विटी पर। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है कंपनी के पास तो वो इक्विटी से पैसा उठाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए इक्विटी से पैसे ले सकती है कंपनी। इक्विटी से पैसे क्यों लेगी, क्योंकि वहाँ पे बताया कि इक्विटी के पैसे नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट आपको पता होना चाहिए। अगर कंपनी बूम पीरियड में तो भाई आप क्या करोगे, आप शेयर मार्केट से ही पैसा लोगे, मतलब इक्विटी शेयर के फॉर्म में ही पैसे लोगे। और अगर मान लेते हैं मार्केट अगर उसमें है डाउनफॉल में है ना, बूम में है तो आप ये शेयर से लोगे, और अगर रिसेशन में तो आप डेट से पैसे लोगे। डेट का मतलब ज़रूरी नहीं है डिवेंचर ही, डेट का मतलब बैंक लोन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तीसरा बताता है आपको डिविडेंड डिसीजन बताता है कि अर्निंग यहाँ पे कितना पैसा आप अपने पास रखोगे, कितना बांटोगे। अर्निंग बताता है, अर्निंग यहाँ पे अगर क्या है, कंपनी अर्निंग अच्छी खासी है तो क्या करेगा, वो अपने पास रिटेन कम कर रखेगा और लोगों में ज़्यादा बांटेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्योंकि अर्निंग अगर कंपनी की अच्छी है तो क्या करेगा, अर्निंग अगर अच्छी है तो वो डिविडेंड ज़्यादा बांटेगा, ठीक है। कम है तो कम बांटेगा, सीधी बात है। यहाँ पे लायबिलिटी, यहाँ पे अगर बता रखा है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग अगर कंपनी को पता है कि भाई हर साल उसकी इतनी अर्निंग तो कंफर्म होती है, अगर स्टेबिलिटी है तो भी वो क्या करेगा, यहाँ पे डिविडेंड अच्छे खासे बांटेगा, ठीक है। फिर ग्रोथ बोलते हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस अगर ज़्यादा सोच रहा है कंपनी, सोचे क्योंकि ग्रोथ हमें आगे करनी है तो वो डिविडेंड कम बांटेगा। क्यों, क्योंकि भाई रिटेन के फॉर्म में अपने पास ज़्यादा रखेगा। इसका वाइस वर्सा यहाँ पे हो जाएगा। फिर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड बताया यहाँ पे, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या हो गया कि कंपनी की अगर वो डिविडेंड अगर अर्निंग स्टेबल है, एक स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे बताया कि अगर मान लेते कंपनी की जो वो है क्या कहते हैं, अर्निंग स्टेबल है तो इससे क्या होगा, वो स्टेबल डिविडेंड दे पाएगी, और स्टेबल डिविडेंड दे पाएगी तो आगे जाके कंपनी की गुडविल भी अच्छी होगी।
तो इसे बताया है कि स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड क्या करती है, कंपनी की गुडविल अच्छी करती है, तो इसको देखते हुए उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। लीगल रिस्ट्रिक्शन, कई बार कंपनी पे लीगल रिस्ट्रिक्शन लगा देती है ना, जो कोर्ट है या कुछ गवर्नमेंट है वो भी लीगल रिस्ट्रिक्शन लगा देता है डिविडेंड पॉलिसी को लेकर कुछ कंपनी के लिए। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट बता रखा है। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट होता है कि कई बार कंपनी जैसे बैंक लोन लेती है तो बैंक वाले रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, भाई आप अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको इतना ही पैसा देंगे, इतना ही देंगे, पहले हमारे इंटरेस्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से अगर कंपनी ने किसी और से भी मतलब बैंक लोन या डेट से पैसा ले रखा है तो डेट वाले अपने रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ठीक है, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी को लेकर कि भाई आप इससे ज़्यादा पैसे वो अपने डिवेंचर होल्डर को या शेयर होल्डर को नहीं बांट सकते, मतलब शेयर होल्डर को नहीं दे सकते, है ना, आपको पहले हमारा क्लियर करना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर थे, आई होप सो आपको समझ में आए होंगे। आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये सारे कंटेंट समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।